हेलो बच्चों, और कैसे हो आप? देखेंगे आज वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना, तो वियोजन को इंग्लिश में डिसोसिएशन कहते हैं, इसलिए इसको डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। इसका अगला नाम अपघटनीय अभिक्रियाएं भी हैं, इसको अपघटनीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसमें जैसे हमने संयोजन में देखा था कि एक दो होते हैं, या ए प्लस बी ए भी बन रहा था। सेम इसमें क्या होगा, ए भी होगा, वो क्या बन जाएगा, ए प्लस वी। ये समझ गए ना आपकी? इसमें दो विभिन्न अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, और इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है। यही बात है ना। जैसे उसमें एक H था और एक O था, तो उससे क्या बना था, H2O। यही तो था। और इसमें सेम, इसमें इसमें एक अभिकारक है और उससे दो उत्पाद प्राप्त होंगे। वो अपने अवयवों में, जो अभिकारक है वो अपने अवयवों में टूट जाता है और उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो आज हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसको अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसका एक इंग्लिश में इसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे, जिसमें मैंने ये ऐड किया। अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करे, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त करे। तो जैसे अभी दिखाया था ना H और O का, ऐसे ये। अब इसका एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने वही एग्जाम्पल लिए हुए हैं, बाहर से कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है। तो ये आपको समझना भी है और याद भी करना है, कोई टफ नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगती। इसको आपका जो समीकरण लिखने का तरीका है वो तो यही रहता है ना, कि जो एक साइड है वो अभिकारक लिखे जाते हैं, इस साइड अभिकारक लिखे जाते हैं, इस साइड उत्पाद लिखे जाते हैं। एरो के माध्यम से ये बताया जाता है कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में बढ़ रही है। ठीक है, और एरो पर जो हम मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, जो माध्यम हम अभिक्रिया को देते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, जो आपको बाहर से एफर्ट्स अभिक्रिया में डाले हैं उनको। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फेरस सल्फेट का। जो फेरस सल्फेट है वो आपको मतलब लैब में, अगर आपका विद्यालय माध्यमिक, क्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो आपकी लैब में आराम से फेरस सल्फेट मिल जाएगा, और आप उसे देख सकते हैं। वो हरे रंग का होता है, लाइट ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन नहीं होता, लाइट ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट को जो, उसमें क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जल होता है फेरस सल्फेट में। तो जब हम उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर उसमें से पानी निकलता है, और FeSO4 है वो अपने अवयवों में टूटता है। एकल उत्पाद है ये, एकल उत्पाद अपने अवयवों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। तो FeSO4 है वो Fe2O3 में, SO2 में, SO3 में टूटता है। जो SO2 है वो गैस है, SO3 वो भी गैस है। और जो Fe2O3 है वो फेरिक ऑक्साइड है, जो हल्का पीले रंग का हो जाता है। जब हम इसको बर्नर पर हीट देते हैं, फेरस सल्फेट को, जो हरे रंग का होता है, तो उसको ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने पर अभिक्रिया होती है, और जो फेरिक सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, SO4, SO2 और SO3 में बदल जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया मैंने शायद इसको संतुलित नहीं किया है, इसका संतुलित यहाँ आगे 2 लगेगा, इसको मैंने संतुलित नहीं किया है, इसके आगे 2 लगेगा, और इससे ये अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, इसमें 2 Fe है, तो इस तरफ 2 Fe है, तो इस तरफ भी 2 Fe हो गया। इस तरफ 8 ऑक्सीजन है, तो 3 और 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। कैसे गिन रही हूँ मैं, इसका 4 का गुणा इससे किया है, तो 3 ये, 2 ये और 3 ये 8 और 2 सल्फर, तो हो गया, ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। उसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल आता है वो चूना पत्थर का आता है, लाइमस्टोन का। तो वही चूना पत्थर, सॉरी इसको नहीं नहीं ये गलत लिखा है, बुझाऊ का चूना है, चूना पत्थर, चलो यही कहते होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर ही कहते हैं शायद, इसे सही है, मैं भूल रही हूँ इसका नाम अभी। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं इसका जो, यही चूना पत्थर ही कहते हैं, सही है। ये जो चूना पत्थर है उसको जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो अपने अवयवों में टूटता है। CaCO3 है, वो अपने अवयवों में टूटता है। उसे भुजा हुआ चूना
और CO2 गैस बनती है। तो CO2 गैस एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, वातावरण में मुक्त हो जाती है और हमारे पास बुझा हुआ चूना बचता है। इस बुझे हुए चूने का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट के उद्योग हैं वो बहुत हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता है और कच्चे माल का मिलना मतलब यहाँ लाइमस्टोन का मिलना और जिप्सम वगैरह का मिलना, इसकी वजह से यहाँ सीमेंट का उद्योग है। तो जो बुझा हुआ चूना है ना, CaO, इसका प्रयोग हम चूने का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि अभी आपके वो वन वर्ड वाले में आ जाए 4 ऑप्शन में कि किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, तो CaO उसमें ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, और CaCO3 की जो फुल फॉर्म है, वो पूरा नाम है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, फुल फॉर्म या पूरा नाम। ठीक है, और CaCO3 को हम चूना पत्थर कहते हैं। एक जो एकल अणु है या एकल जो यौगिक है वो अपने अवयवों में टूटता है, जिसमें CaO और CO2 में। ठीक है, ये वियोजन की अभिक्रिया है। इसके 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको हम अपनी लैब में प्रैक्टिकल के थ्रू भी देख सकते हैं, जो हमारे मतलब मस्तिष्क में या हमारी मेमोरी में अच्छे से याद भी रह सकता है। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, अगली रिएक्शन है वो है हमारी लेड नाइट्रेट की। ये भी हम लेड नाइट्रेट का जो प्रयोग है वो हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। बर्नर को लेना है और एक टेस्ट ट्यूब परख नली में सोडियम नाइट्रेट को डालना है, सॉरी सोडियम नहीं, लेड नाइट्रेट को डालना है और उसको तापन मतलब तापन, ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, बर्नर से हमने इसको हीट दिया है, ये हम हीट दे रहे हैं इसमें। और जो टेस्ट ट्यूब है ना हमारी, इसमें हमने क्या किया है, लेड नाइट्रेट को लिया है और इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या होगा कि लेड नाइट्रेट में से O2 गैस तो बाहर निकल जाएगी और NO2 गैस है उसका धुएं के छल्ले बनेंगे। NO2 गैस को वैसे भी हम धुएं के रूप में यूज़ करते हैं, जो आपने पार्टी टीवी पिक्चर में देखा होगा ना, पार्टी वगैरह में धुआं नीचे बनता है, तो वो ऐसी गैसों का यूज़ किया जाता है जो न्यूट्रल होती है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती उन गैसों से। तो जो NO2 है उसका धुएं के रूप में निकलती है और हमें सॉलिड फॉर्म में उसमें टेस्ट ट्यूब में हमारे लेड ऑक्साइड बचता है। ठीक है, ये भी आपके प्रयोगशाला में आप इसको करके देख सकते हैं और ये आपके NCERT में बाकायदा प्रैक्टिकल के उससे दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से ये परख नली में अभिक्रिया होती है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड स्टेट में है, उसको हम हीट देते हैं और उसके बाद PbO NO2 और O2 गैस बनती है, जो कि बाहर निकल जाती है और हमारे परख नली में लेड ऑक्साइड PbO शेष रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला है वही जो आपसे कहा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन या वियोजन। और फेरस का मैंने बताया था ना, हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है, इसको हीट देते हैं, ये हम ही इसको हीट दे रहे हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में से जो भाप भाप निकलती है, भाप में हमारा जो थोड़ा बहुत जल होता है वो जल के अणु निकल जाते हैं और SO2 भी गैस निकलती है, SO3 भी। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें बहुत अलग गंदी स्मेल आती है, जो सूंघने पर भी हमें पता चलता है कि इसमें से थोड़ी अलग गैस निकल रही है। ठीक है, तो Fe2O3 फिर इसके अंदर शेष रह जाता है टेस्ट ट्यूब में और SO2 और SO3 निकल जाती हैं गैस के रूप में। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें हम उसकी सिल्वर की रिएक्शन, सिल्वर को क्या कहते हैं, चांदी, अर्जेंटीनम, इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो क्या कहेंगे, AgCl होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो अब जब हम उसको सूर्य के प्रकाश में खुला रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश को, अभी हमने इसमें सूर्य का प्रकाश लिखा है, इसको हम वैसे भी HNU से भी डिनोट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर HNU भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में HNU होता है, इसलिए हम इसे HNU से डिनोट करते हैं। तो जब AgCl की रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में की जाती है या सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं, तो Ag है वो धूसर रंग का हो जाता है, जो उसमें सफ़ेद रंग का, और धूसर मतलब ग्रे कलर का हो जाता है। उसका कलर जो वाइट था वो थोड़ा सा मैला हो जाता है और Cl2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है,
जितनी भी आपने रिएक्शंस देखी हैं, उनमें मोस्टली यही हो रहा है कि गैसें बाहर निकल जाती हैं, आप उनको गर्म करते हो, गैसें बाहर निकल जाती हैं और आपका जो भी कंपाउंड है, वो सॉलिड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में रुकता है। उसके बाद हम अगला एग्जांपल इसी का लें तो हम 2AgBr क्या कहेंगे इसको, सिल्वर ब्रोमाइड का लेते हैं, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में खुला रखते हैं और उससे क्या होता है कि सिल्वर हमारे जो प्याली होती है उसमें शेष रह जाता है और Br2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो हमारी ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसको जो हमारे ब्लैक एंड वाइट फोटोज बनते हैं ना, फोटोग्राफी होती है, इस रिएक्शन का उनमें यूज होता है। इसलिए ये रिएक्शन हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस अभिक्रिया का प्रयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। तो ये जो आज हमने देखी हैं वो वियोजन अभिक्रियाएं देखी हैं, और इसके बाद आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जितने भी रिएक्शन देखे हैं उन सब में हमने हीट को दिया है, मतलब ऊर्जा दी गई है जिससे कि उनका डिसोसिएशन, उनका वियोजन, उनका अणु का अपघटन हो सके। हर एक अभिक्रिया में इसमें हम तापन कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में हम सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, बाकी इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम गर्म कर रहे हैं जिससे बुझा हुआ चूना बनता है। इन सभी अभिक्रियाओं में हम हीट दे रहे हैं बाहर से। तो इसका मतलब ये है कि अपघटन अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें हम अधिकतर, सभी अभिक्रियाओं में तो नहीं लेकिन अधिकतर अभिक्रियाओं में हम बाहर से ऊष्मा देते हैं जिससे कि जो अणु हैं वो अपने अवयवों में टूट सके और हमें विभिन्न उत्पाद प्राप्त हो सकें। तो जब हम कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसमें जब वो ऊष्मा अवशोषित करती है तो वो उसे क्या कहेंगे, जैसे कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ी थी, तो इसमें उसको ऊष्माशोषी कहते हैं, जिसमें वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं उनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।